स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो भाई 10th वालों, आपके लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, या हम बोल दें एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, क्योंकि वहां पर हमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो दोनों ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आज उसका हमारा लास्ट लेक्चर है, वो लेक्चर होगा हमारा ऑस्मोरेगुलेशन, किडनी डिसऑर्डर और डायलिसिस बेस। साथ ही साथ आज हम कुछ क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि चैप्टर के फिनिश होने के बाद, हालांकि चैप्टर जब हमारा लेक्चर चल रहा होता है उस लेक्चर में मैं आपको आईसीएससी के लिए क्वेश्चन बताता रहता हूं कि हाँ बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो आज पे उसी पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो ही गया है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी बनती है भाई, थोड़ा सा अपने आप को आंकने के लिए। तो फ्रेंड्स, वेलकम तो है ही आपका बहुत बहुत हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। साथ ही साथ हमारा जब सिलेबस फिनिश हो जाएगा तो एग्जामिनेशन के लिए हम प्रैक्टिस पेपर, गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर पे भी चर्चा करेंगे, उसके भी हमारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। लेकिन भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे कि उसके लिए हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सीक्वेंसली हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो चैप्टर आपके छूट गए होंगे और जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स पे आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहना है वीडियो के एंड तक, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार रिव्यू दे दूं कि भाई जो हमने लास्ट में पढ़ा, सबसे पहले हमने ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जाना था, जहां पर हमने देखा था कि हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है, वो वेस्ट हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट हुआ करता था। और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट था, ये वेस्ट आपका यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया के फॉर्म में ऑर्गेनिज्म रिलीज करते थे, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म थे इसी के बिहाफ पे, जो भी आपने देखा था। कहानी यहाँ पर नहीं खत्म हुई, कहानी आगे चली। हम पहुंचे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 हमारे ऑर्गन हुआ करते थे। किडनी थी, यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर था, यूरेथ्रा था। देन हमने किडनी के एनाटॉमी को जाना, जहां पर हमने देखा कि किडनी को अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट किया जाए तो किडनी में 2 पार्ट्स आप दिखाई पड़ते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। इसको समझने के बाद हम आगे बढ़े, और आगे कहाँ बढ़े, हम पहुंचे किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पे, जहां पर हमने जाना नेफ्रॉन के बारे में, कि जो कि हमारी किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हो करते हैं। और याद होगा आपको, मैंने उसमें एनिमेशन पे भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। इसके आगे हम चले, हमने देखा कि कैसे मैकेनिज्म क्या है यूरिन के फॉर्मेशन का। यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में हुआ करता था। पहला हुआ करता था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, देन दूसरा होता था हमारा सेक्रेशन, और तीसरा सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसके बाद हमें जो मिलता था ना, वो होता था हमारा यूरिन एंड देन यूरिन पास आउट होती थी बॉडी के बाहर। आज उसके बाद चलेंगे, हम लोग समझेंगे कि आखिर हमारे जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन में कौन से हार्मोन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, जो बताते हैं कि भाई आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो ऐसा करो नेफ्रॉन में मौजूद जो हमारा फ्लूइड है, उस फ्लूइड से वाटर को एब्जॉर्ब कर दिया जाए। हाँ, वाटर को एब्जॉर्ब करें या ना करें, या गर्मियों के मौसम में आप देखेंगे आपकी जो यूरिन है उसका कलर थिक हो जाता है, मतलब काफी डेंस कलर हो जाता है। इन सब पे चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए बने रहिए साथ में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे यूरिन की फॉर्मेशन। तो देखिए, एक बहुत फेमस हार्मोन हमारे लिए आता है, वो हार्मोन है हमारा हार्मोन है वो है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच। ये जो हार्मोन है ना बेटा, ये हार्मोन कहाँ से मिल रहा है? देखिए आपकी ब्रेन की ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। हालांकि मैं अभी इस एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन फिर भी अभी टॉपिक में है तो मैं समझना जरूरी है। ये हमारे ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड है। देखिए, मैंने इसीलिए आपके लिए थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा साइड में रख दिया था, जिससे कि आप थ्योरी को देख सकें, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल आने वाली हैं, और साइड में मैंने जगह ऐसे रखी है कि आप डायग्राम भी देख सकें साथ में। यहाँ पर आपको थ्योरी भी ढूंढने की जरूरत नहीं, यानी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से यहाँ देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ADH, यानी एंटी
डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रही है। इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये हार्मोन आपके नेफ्रॉन में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। यानी अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा ADH होगा, यानी एक हमने फार्मूला तैयार कर दिया, ADH अगर ज़्यादा हो रहा है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया तो आपकी यूरिन की क्वांटिटी गिर जाएगी। यूरिन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? आपकी गिर जाएगी। तो कॉमन सा फार्मूला बना दिया आपने, क्या? ADH is directly proportional to water, ऐसा समझिए, शॉर्ट में बना रहा हूँ, water and water is directly proportional to amount of urine। फार्मूला तैयार हो गया। फार्मूला क्या बन गया कि ADH अगर ज्यादा गिर गया तो वाटर का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और अमाउंट ऑफ यूरिन कम हो जाएगी। यानी यहां पे इसको आप क्या कर लीजिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर लीजिए। अगर ADH ज्यादा गिर गया तो नेफ्रॉन में वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया तो अमाउंट ऑफ यूरिन कम हो जाएगा। एक बेसिक सा फंडा है जो बुक में फार्मूले नहीं लिख के आते हैं, फार्मूला मैंने खुद बनाया है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। सर ADH ज्यादा गिरेगा तो यूरिन ज्यादा बनेगी, ADH कम गिरेगा तब यूरिन ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकला ADH, और इसी ग्लैंड का दूसरा नाम भी आपको बता देता हूँ। उस ग्लैंड का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन दूसरा हार्मोन, इसी का नाम है दूसरा। तो कंफ्यूजन ना हो, आपका काउंसिल जो है वो ADH करके भी नाम दे सकता है और वैसोप्रेसिन का भी नाम दे सकता है कि इसका फंक्शन क्या है। तो आपको याद रखना है कि ADH ज़्यादा गिर जाएगा तो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा नेफ्रॉन से, और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो अमाउंट ऑफ यूरिन गिर जाएगा। चलिए अब यहीं पर एक डिसीज मैं आपको राइट करता हूँ। डिसीज का नाम क्या है? तो एक डिसीज है बेटा हमारी जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, ये जो डिसीज है डायबिटीज इंसिपिडस, ये कब होती है? जब ADH कम गिरता है। यानी ये बीमारी तब होगी जब हाइपोसेक्रेशन होगा ADH का। हाइपोसेक्रेशन ऑफ ADH, यानी ADH जब कम गिरेगा, हाइपो का मतलब होता है कम गिरना, सेक्रेशन मतलब गिरना, समझिएगा, बोरिंग हो गया। तो कह रहा है ADH जब कम गिरेगा तो क्या होगा? तो आप खुद बताइए, ADH कम हो गया तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगा, और जब वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ गया। अमाउंट ऑफ वाटर आपके यूरिन में बढ़ गया तो आपको यूरिनेशन बहुत होने वाला है। तो यूरिन जब ज्यादा होगी तो ये बीमारी बन गई डायबिटीज इंसिपिडस। ऐसा ही कंफ्यूजन करने वाला होता है डायबिटीज मेलाइटस। अब मेलाइटस में ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, यहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, इन दोनों चीजों में डायबिटीज लग गई। ब्लड में कुछ ज्यादा हो गया, डायबिटीज टर्म यूज कर दिया। अगर शुगर ज्यादा हो गई तो वो डायबिटीज मेलाइटस बन गया, वाटर ज्यादा हो गया तो डिसीज डायबिटीज इंसिपिडस हो गई और सेक्रेशन हो गया। क्लियर? समझ आ गई बात? ये चलिए आगे चलते हैं।
अब आगे आ जाइए, अगर आज जाए तो हम आपको थ्योरी यहाँ थोड़ी बता देते हैं, इससे आपको थ्योरी समझ में प्रॉब्लम होती है। कह रहा है कि इट इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब। आपका पोस्टीरियर लोब क्या बेटा, 3 लोब्स होते हैं। सबसे आगे की तरफ जो है हमारा ये एंटीरियर लोब है, ये एंटीरियर लोब है, और ये हमारा पोस्टीरियर लोब है, और बीच में होता है इंटरमीडिएट लोब। तो कह रहा पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके फोर ब्रेन में, आपके ब्रेन में है। देन ADH secreted and move and more water is absorbed, and ADH is secreted and more water is absorbed, ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करी जाती है। इसका मेन बेसिक फंक्शन, एल्डोस्टेरोन a hormone released from the adrenal cortex। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो आपके कॉर्टेक्स पार्ट्स यानी किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट्स रिलीज होता है। इन्फ्लुएंसेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करता है। ये आपको मैं आगे, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो आपको आगे जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी आपसे मुलाकात करूंगा। तो यहाँ पर आपके लिए इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ADH और ADH के हाइपोसिक्रीशन से होने वाली डिसीज जो कि है क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर, यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है द बॉडी फ्लूइड्स फॉल बिलो द नॉर्मल, कैसे बैलेंस होता है। बहुत इसमें गिव रीजन में क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड हमसे कि कह रहा है कि अगर बॉडी फ्लूइड्स कम हो गया है, नॉर्मल हमारी बॉडी में जो वाटर होना चाहिए उससे अगर वाटर कम हो गया है तो क्या रीजन है। तो आप समझे कहानी एक, पहले एक चीज और जोड़ दो, आपका जो लीवर है, इस लीवर में बेसिकली आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है, और जब रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है, जब रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है बेटा, तो ये एक पिगमेंट बनाती है यूरोक्रोम। हालांकि बीच में बहुत पिगमेंट आते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन करके, लेकिन अब रखें क्या बनेगी, यूरोक्रोम। अब ये जो यूरोक्रोम है, ये यूरोक्रोम के कारण ही हमारी यूरिन का जो कलर है वो येलोइश होता है। तो बोर्ड यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा पिगमेंट है जो यूरिन को येलो कलर देता है, तो आंसर आपका होगा यूरोक्रोम। ये भी एक क्वेश्चन बोर्ड का बनेगा आपका कि कौन सा पिगमेंट है जो हमारे यूरिन को येलो कलर दे रहा है, तो वो यूरोक्रोम है। यूरिन कलर कैसा, येलोइश हो गया। अब समझिएगा जरा बात को, जब मैं बोलूं यूरिन थिक है, जब मैं बोलूं यूरिन थिक है, तो थिक का मतलब क्या हो जाएगा, मोर येलो कलर होगा, यूरिन का मोर येलो कलर होगा। और जब यूरिन का थिक है तो लेसर येलो और ट्रांसपेरेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने यूरिन को देख करके भी अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है कि नहीं है। हाँ, इसके पहले आपने कोई स्पेशल टाइप का जूस पिया हो तो अलग बात है, या स्पेशल मेडिसिन ली हो तो अलग बात है। अगर आप एक हेल्दी पर्सन और अगर आप कोई भी दवा नहीं ले रहे हैं या कोई भी जूस ऐसा नहीं पी रहे हैं, तो आप अपने यूरिन के कलर को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है कि नहीं हो रही है। आप पता चला ना आप कोई दौड़ने भागने का काम कर रहे हैं फिर भी आपकी यूरिन कलर येलो हो रहा है, तो इसका मतलब कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब कहता है कि जब समर सीजन आता है तो समर सीजन में क्या होगा, बॉडी से हमारे जो फ्लूइड है वो दो फॉर्म में निकल रहा है। भाई बॉडी में जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा वाटर, दो फॉर्म में निकल रहा है। एक तो आप दौड़ भाग कर रहे हैं तो स्वेटिंग में हमारा वाटर निकल गया, दूसरा आप यूरिनेशन कर रहे हैं उससे वाटर निकल रहा है। पानी आप पी रहे हैं, लेकिन भाई अगर बीच में पानी खेलते खेलते तो आप पानी पीने लग जाएंगे। फिर समर सीजन में आपकी बॉडी से जो फ्लूइड निकल रहा है वो फ्लूइड दो रास्ते से निकल रहा है। एक स्वेट के हिसाब से निकल रहा है, स्वेट के रास्ते से निकल रहा है, दूसरा जो निकल रहा है वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू निकल रहा है। तो यार मेरे भाई, बॉडी का जो वाटर लेवल है वो तो गिर जाएगा ना।
यूरोक्रोम तो उतना ही आ रहा है, वाटर लेवल गिर गया तो आपको जो यूरिन होगी वो येलो कलर की दिखाई पड़ेगी, गाढ़ी येलो हो जाएगी। जितना गाढ़ी होती जाएगी समझ लीजिए उतना ज्यादा पानी की कमी हो रही बॉडी में आपके। तो पानी की कमी ना होने दे, पानी जब पीते रहे, मैं भी पी रहा हूँ पानी। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बॉडी में आपके। आप भी पढ़ते पढ़ते पानी जरूर पी लिया करें बीच में। तो एक चीज समझ में आ गई कि अगर समर सीजन है तो भाई वाटर का तो बड़ा नुकसान होना है, और वो जो वाटर का हमें लॉस हो रहा है वो दो रास्ते से हो रहा है, एक स्वेट के फॉर्म में, एक यूरिन के फॉर्म में। तो ऐसी कंडीशन में एडीएच जो है, एडीएच क्या करेगा, ज्यादा गिरता है। जब एडीएच ज्यादा गिरेगा तो आपकी जो यूरिन है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा, सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन प्रोसेस, और ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो सिंपल सी बात है यूरिन गाढ़ी हो जाएगी, तो इसकी यूरिन ठीक हो जाती है। अब आपको मेरी बात समझ में आ जाए। कह रहा है ड्यूरिंग समर ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग द बॉडी fluids reduce and urine turns thick and yellow, मैंने बोला था thick है तो yellow हो जाएगी। To maintain water balance of the body, the following changes take place in the body। क्या? The glomerular filtration slows down, glomerular filtration धीमा पड़ जाएगा, फिल्ट्रेट कम बनाएगी, इसलिए यूरिन भी कम आएगी आपको समर में। क्यों? क्योंकि वाटर आपका सब ऐसे निकला जा रहा है। Due to decreased filtration pressure in the glomerular capillaries। सेकंड क्या होगा? The osmoreceptor cells of hypothalamus, लेवल थोड़ा ऊपर चला गया, hypothalamus तक मत जाए, आप इतना समझे। Send the impulses to ADH, this hormone increase the reabsorption of water। तो आप इतना समझे, ज्यादा जाना चाहिए। ADH, this hormone increases the reabsorption, this hormone increases the reabsorption of water in the distal convoluted tubule यानी DCT and the collecting duct by making these region of the nephron more permeable to water। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर के लिए परमेबल हो जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूरिन से वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जा सके। एक तो कंडीशन ये हो गई। अब एक कंडीशन और देख लीजिए। अब when there is excess of water in body, अब सर्दियों का सीजन आ गया, विंटर सीजन आ गया। अब जब विंटर सीजन आ गया तो विंटर सीजन में आपने क्या किया, पानी पी रहे हैं आप, लेकिन स्वेटिंग कम हो रही है, कम हो रही है स्वेटिंग, बॉडी से इवेपोरेशन कम हो रहा है। अब पानी तो आप पी रहे हैं उसी क्वांटिटी में, कॉफी चल रही है, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सर्दियों में ज्यादा आदमी पसंद करता है इनको। अब ज्यादा आप कॉफी वाला कैफीन वाला चीज देते तो आपकी प्यास बढ़ती है। अब वाटर पी रहे हैं आप, पीने के बाद क्या हो रहा है, आपको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो भैया आप देखेंगे सर्दियों में आपके यूरिनेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब पानी के निकलने का सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब स्वेटिंग के थ्रू तो वाटर निकल नहीं रहा है, नहीं निकलेगा, तो कंडीशन क्या होगी, एडीएच फिर कम गिरता है। कहता है भाई पानी की जरूरत तो ऑलरेडी फुलफिल है, ऑलरेडी ज्यादा पानी हम एब्जॉर्ब करके करेंगे क्या, बैलेंस बिगड़ जाएगा वाटर का हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में। तो इसलिए एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है। जब एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी धीमा पड़ गया। अब रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगा, इसलिए अगर आप एक ग्लास भी पानी पी लेते हैं फुल तो भाई आपको जाना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है सर्दियों में उठ के जाने में, है कि नहीं। तो देखिए वही चीज यहाँ पर है। इन सच कंडीशन द यूरिन पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इन मोर डाइल्यूट hypotonic than the body fluid। It is achieved by two processes। Excess of water increases blood volume, which increase the hydrostatic pressure of glomerulus, hence more nephronic glomerular filtrates are formed। The sensation of excesses of water in the body fluid received by the osmoregulator says the hypothalamus। ऊपर तक मत जाइए, फिर से आ जाइए आप यहाँ पर। The pituitary gland inhibit of एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच कम बनेगा। अब एडीएच जब कम बनेगा तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए ये पॉइंट देख लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ कॉमन से डिसीजेज हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं हमारे किडनी में या हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो वो एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। चलिए देखिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोसूरिया। बेटा वन टर्म्स बहुत आते हैं, गिव वन वर्ड में आते हैं, सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा वन वर्ड में आंसर दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, जिसको ध्यान रखिएगा।
ठीक है, क्या है देखते हैं। पहला कह रहा है ग्लाइकोसूरिया, ये क्या है? यूरिन विद शुगर एज इन डायबिटीज मेलाइटस। जब आपके यूरिन में शुगर आने लग जाए, किस कंडीशन पे आएगी शुगर? जब डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट है। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है बेटा कि ये एक तरीके की ऐसी बीमारी इसमें आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। अब शुगर बढ़ गया तो शुगर जाए कहाँ, क्योंकि सेल भी नहीं इनको यूज कर पा रही है, तो शुगर हमारे नेफ्रॉन में पहुंच रहा है, जिससे पता चलता है कि भाई पेशेंट जो है वो डायबिटिक है। और डायबिटीज की बीमारी बहुत खतरनाक है, धीरे धीरे है लेकिन खा जाता है इंसान को। तो ग्लाइकोसूरिया उस कंडीशन का नाम दे दिया, क्या? यूरिन विद शुगर। जब यूरिन में आपके शुगर आने लग जाए तो इसका मतलब आपको डिसीज हो गई ग्लाइकोसूरिया। जब बेटा यूरिन में एल्बुमिन नाम की जब आपके यूरिन में एल्बुमिन नाम की प्रोटीन आने लग जाए, एल्बुमिन है क्या? ये एल्बुमिन एक प्रोटीन है। ये एल्बुमिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो एल्बुमिन अगर प्रोटीन आपके आने लग जाए तो आपको एक डिसीज हो जाएगी, उसे बोलेंगे एल्बुमिनेरिया। बड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ऐसे अलग से पढ़िएगा, एल्बुमिनेरिया। अब एल्बुमिनेरिया से होता क्या? अगर ये आ जाता है तो माना जाता है कि आपके किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। आपकी किडनी में क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है। कैसे? अभी जो इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। इस इन्फेक्शन के कारण किडनी में एल्बुमिन नाम की प्रोटीन फिल्टर होकर आने जाती है, जिसको आना नहीं चाहिए। इस कारण, ठीक है, समझ गए? तो बहुत ज्यादा आपसे लंबा नहीं पूछने वाला, फिर इतना पूछेगा कि यूरिन में अगर एल्बुमिन आ रहा है तो डिसीज का नाम बताइए, एल्बुमिनेरिया। अब यूरिन में कीटोन बॉडी आ गई। यूरिन में कीटोन बॉडी बेसिकली क्या होता है? फैट के मेटाबॉलिज्म से क्रिएट होता है कीटोन बॉडी। तो यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज आ गई हैं, इसका मतलब कि आपको डिसीज हो गई है कीटोनेरिया। और ये कीटोन बॉडी बहुत हार्मफुल होती है किडनी के लिए, हल्की फुल्की नहीं है। अब यूरिन में अगर बाइल जूस आ जाए, यानी बाइल पिगमेंट आ जाए, तो इसका मतलब आपको हो गया है जॉन्डिस। तो जो जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं उनके यूरिन ज्यादा थिक होगी, यानी कि येलो कलर की होगी यूरिन ज्यादा, ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा ना कि अगर यूरिन बहुत येलो आ रही है तो लीवर में कुछ डिस्टर्बेंस है, जिसका ऐसा है तो पानी की कमी हो रही है बॉडी में। ये दो चीजें हो सकती है आपके लिए। पायूरिया। अब देखिए, अगर कह रहा है यूरिन में पस सेल्स आ जाए, पस सेल्स का मतलब होता है WBC। अगर यूरिन में WBCs आ गई हैं, पस सेल्स आ गई हैं, तो ये बीमारी बन जाती है पायरिया। पायरिया नहीं, पायरिया है, ठीक है। तो देखिए, ये यूरिन में केवल दिखाया जा रहा है यूरिन में क्या क्या चीजें आ रही, तो आप टर्म यूज करते जा रहे हैं। अब अगर यूरिन में ब्लड सेल्स आ जाती हैं, अब अगर यूरिन में ब्लड सेल्स आ गई, यानी ब्लड आने लगे, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है यूरिन का, इन्फेक्शन के बेस पे देखें कि अगर यूरिन में ब्लड सेल्स आ गई हैं तो डिसीज हो जाएगी हेमेटूरिया। तो मैं स्टार जो देता हूँ हेमेटूरिया पे। ये क्वेश्चन आईसीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन्डिस आईसीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एल्बुमिनेरिया आईसीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसूरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में आने के ज्यादा चांसेस हैं। हेमेटूरिया, यूरिन विद ब्लड सेल्स। डायबिटीज इंसिपिडस, तो मैंने बताया भी आपको, जो फ्रीक्वेंटली पासिंग आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन होता है, एक्सेस वाटर हो गया है, तो आपको बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये कुछ एबनॉर्मलिटीज दी गई हैं, और मैंने आपको इसलिए पेज से पूरी एबनॉर्मलिटीज राइट कर दी हैं, इससे ज्यादा कुछ आगे आना नहीं है। एबनॉर्मल इसी में है। अब देखिए, ये एबनॉर्मलिटीज हैं, डिसीज की बात अभी मैं बताऊंगा, ये एबनॉर्मलिटीज हैं। अब एक कंडीशन और इसमें नोट कर लीजिए कि जब आपके ब्लड में शुगर ज्यादा हो गया, ग्लाइकोसूरिया तो है, इसी को हम हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया
इसी को हम हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं, यानी द कंडीशन इन विच यूरिन इन विच द शुगर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द यूरिन, तो हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, ग्लाइकोस्यूरिया। क्लियर। अब आपको बताते हैं किडनीज के कुछ डिसीज के बारे में, किडनी से होने वाली कुछ डिसीज पर डिस्कस कर लिया जाए। देखिए किडनी से होने वाली डिसीज पर डिस्कस अगर हम करते हैं तो हम दो बीमारियों पर ज़्यादा चर्चा करेंगे यहाँ पर। एक डिसीज आपकी है गोट, जो ये बीमारी है इनको हो गई है गोट, एक डिसीज इनको हो गई है गोट, एक डिसीज और हम पढ़ेंगे भी किडनी स्टोन। गोट या फिर किडनी स्टोन। देखिए गोट क्या है, एक खतरनाक चीज है आपके ब्लड में और वो बढ़ जाती है, जैसे कि मैं बोलता हूँ यूरिक एसिड। इधर मैं ऐड कर देता हूँ। आप जानते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं और हमारे बॉडी में भी यूरिक एसिड बनता है। लेकिन अगर हम यूरिक एसिड को वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा लेते रहें, पानी ज़्यादा पीते रहें, तो यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता रहता है। लेकिन अगर पानी कम हो गया बॉडी में तो यूरिक एसिड भी रुकने लगता है और ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता हुआ हमारे बॉडी के जॉइंट्स पे इम्पैक्ट करने लगता है, जॉइंट्स पे जाकर के रुकने लगता है, जिस कारण जॉइंट्स पे आपको पेन फील होगा जॉइंट्स पे। तो गोट एक अटैक है, गोट एक प्रॉब्लम है यूरिक एसिड के बढ़ जाने का। आपके जब ब्लड में यूरिक एसिड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आपको गोट हो जाएगा। और इस गोट को हम बहुत सिंपल टर्म में ले तो अर्थराइटिस की एक शुरुआत समझ लीजिए। ऐसे आपको लगेगा अर्थराइटिस यानी गठिया। कुछ इसके सिम्टम्स है, खास क्या सिम्टम्स है? सडन एंड सेवियर जॉइंट पेन। सडन मतलब अचानक और सेवियर कई जॉइंट्स में लगातार आपको पेन होगा। ये नहीं कि आपके अगर पैरों के जॉइंट्स में दर्द हो रहा है तो आप उसे गठिया समझ लें, आप उसे गोट समझ लें, नहीं, सेवियर जॉइंट पेन होगा। कई जगह पे जॉइंट पेन होना चालू हो जाएगा, उंगलियों का भी पेन होना चालू हो सकता है। जॉइंट स्वेलिंग, जो आपके जॉइंट है वहाँ पे स्वेलिंग आना चालू हो जाएगी, मतलब सूजन जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट आपको टाइट लगेंगे, लगेगा नहीं घुमा नहीं पा रही, स्टिफनेस आ जाएगी, ये भी हमारा सिम्टम गोट का है। माइल्ड फीवर और हल्का फुल्का आपको बुखार रहेगा। देखिए यहाँ पर जैसे जॉइंट में स्वेलिंग दिख रही है कि ऐसे स्वेलिंग आ जाएगी। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आप में नहीं है तो आप गोट से बचे हुए हैं। इसके लिए अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा गोट। अगर किडनी स्टोन की बात करें तो बेटा क्या होता है, कभी कभी देखिए सब चाहे अधिकतर प्रॉब्लम क्या है, आपके पानी कम लेने के कारण क्रिएट हो जाती है। ऐसा देखा गया है अधिकतर पानी कम लेने के कारण। तो देखिए आपकी जो किडनी है, इस किडनी में कैल्शियम ऑक्सीलेट, देखिए सब कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी में हमारे वाटर के थ्रू ही जाते हैं और हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट के टुकड़े हमारे पेल्विस में या रीनल पैपिला में बीच में फंस जाते हैं और यही बन जाता है हमारा किडनी स्टोन। तो एक्सेस क्या हो गया, हमारे में कैल्शियम ऑक्सीलेट हो गया, या कैल्शियम ज़्यादा वाटर पीने के ना कारण बहुत गाढ़ा हो गया, कैल्शियम ऑक्सीलेट जमता चला गया, जैसे कचरा जम रहा हो कहीं पर, जिस कारण क्या बन गया, छोटे छोटे स्टोन बन गए। तो ये स्टोन ऐसा नहीं कि आप अगर दाल चावल खा रहे हो उसमें पत्थर आ गया तो वो स्टोन पैदा करता है। ये मिनरल्स का गेम होता है, मिनरल्स कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है जिस कारण वहाँ पर जॉइंट में स्टोन क्रिएट हो जाता है और आपको पेन होता है। तो ये स्टोन हो गया। एक तीसरी कंडीशन आती है किडनी के हमारे, कि किडनी के नेफ्रॉन डैमेज होने लग जाते हैं। आपको पता है ना, नेफ्रॉन ऐसे पाए जा रहे हैं, ये नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन डैमेज होना चालू हो जाते हैं, नेफ्रॉन डैमेज होने लगते हैं। और जब नेफ्रॉन डैमेज होने लगते हैं तो बीमारी बन जाती है नेफ्राइटिस। जो नेफ्राइटिस डिसीज है इसमें नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं नेफ्राइटिस डिसीज में, और ये कभी रिकवर नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो किडनी है ना, किडनी फेल हो जाती है। आपकी जो किडनी है फेल हो जाती है और बोल देते हैं किडनी फेलियर हो गई है, किडनी फेलियर हो गई है। और दोनों किडनी आपकी जब खराब हो जाती हैं तो फिर आपको मजबूरन एक प्रोसेस के तहत जाना पड़ता है, जिसको हमें पढ़ाया जाता है, वो है डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस। फिर हमें डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, डायलिसिस के लिए मशीन होती है, उसके लिए मैंने ओरिजिनल पिक रखी है आपके लिए। जैसा कि मैं अधिकतर अपने हर लेक्चर में जो भी ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके लिए मैं ओरिजिनल पिक रखता हूँ आपके लिए, कि आप थोड़ा सा किताबों की दुनिया से दूर होकर के प्रैक्टिकली शुरू को देखें कि हाँ ये कैसे डायलिसिस की मशीन हमारी
होती है। देखिए यहाँ पर हमने 3 बीमारियों के बारे में बात करी, किडनी स्टोन, गॉट किस लिए हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया आपके ब्लड में, किडनी स्टोन हो गया और किडनी फेलियर, दोनों रिकवरेबल है, लेकिन किडनी फेलियर अगर हो गया तो फिर या तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए या फिर डायलिसिस का सहारा लिया जाए। तो चलिए हम डायलिसिस का सहारा लेते हैं। अगर डायलिसिस का सहारा लेते तो देखिए ये डायलाइजर मशीन है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर एक पेशेंट हमारा लेटा हुआ है। देखिए इसमें एक ब्लड का पाइप आप देख रहे होंगे, देखिए जा रहा ब्लड का पाइप और दूसरी जगह पाइप फिर वापस दिया जा रहा है, यानी जो हमारी आर्टरी है उस आर्टरी से ब्लड को दिया जाएगा और वेन के थ्रू ब्लड वापस आएगा। इस डायलाइजर मशीन में एक केमिकल डाला जाता है, इसे बोलते हैं डायलाइजर। उस केमिकल का नाम है डायलाइजर। इस केमिकल में सब कुछ हमारे प्लाज्मा के बराबर होता है, सब कुछ जैसा प्लाज्मा कंटेंट है हमारा सारा कंटेंट इसमें होता है, बस यहाँ के प्लाज्मा में यूरिया या यूरिक एसिड ये सारी चीजें नहीं होती हैं। अब जब अंदर मशीन में गया, यूरिक एसिड नहीं पड़ा, बाकी पूरा प्लाज्मा है, इस छोटे से ट्यूब में बह रहा है, ऐसे ट्यूब लगे होते हैं वहाँ पे, तो आपका ब्लड यहाँ से गुजर रहा है अंदर से। अब जब ब्लड गुजर रहा तो बाहर के जो लिक्विड है वो डायलाइजर पड़ा है, उसमें यूरिया नहीं, बाकी सब कुछ है, और आपका जो ब्लड आ रहा है उसमें यूरिया है। तो आपने चीज पड़ी हुई है, चीजें अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के लिए मूव करती हैं। तो ये जो पाइप्स हैं जिसे हम सेलोफेन पाइप्स बोलते हैं, सेलोफेन पाइप नाम है इसका, सेलोफेन पाइप से जो यूरिया है वो यूरिया हायर कंसंट्रेशन से लोअर यानी डायलाइजर की तरफ बढ़ती है और आपका ब्लड यहाँ से फिल्टर होकर के धीरे धीरे निकलता रहता है। तो ये है आपका डायलिसिस, और इसी को हम हीमोडायलिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो डायलिसिस मशीन है, ब्लड फिल्टर होता रहेगा अंदर इस मशीन के अंदर, वापस ब्लड हमारा वेना कावा के थ्रू वापस आता रहेगा। हालांकि इसको पंप करने के लिए अंदर मोटर लगे होते हैं, ऐसे नहीं ब्लड खींच जाएगा या ब्लड को वापस भेज दिया जाएगा, तो पंपिंग मशीन लगी होती है जिसके थ्रू हमारा ये कार्यक्रम चलता रहता है, डायलिसिस हमारी होती रहती है। तो ये डायलिसिस आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, क्या था भाई, आखिरी टॉपिक था। अब कुछ क्वेश्चंस में डिस्कशन कर ले, तो जल्दी से एक बार रिव्यू ले लीजिए। हमने पढ़ा सबसे पहले एडीएच हार्मोन का रोल क्या था हमारे यूरिन फॉर्मेशन में, दूसरा समर सीजन में क्या आपसे पूछेगा व्हाई, गिव द रीजन व्हाई द यूरिन इज थिकर इन द समर सीजन, समर सीजन में यूरिन थिक क्यों हो जाती है, इसका रीजन ये विंटर में थिक क्यों हो गई, मैंने आपको रीजन समझाया। हमने बात करी किडनी से जुड़ी कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ हमारी रिकवरेबल थी जिसको हम सही कर सकते थे, और कुछ ऐसी जो परमानेंट हमारी डिसीज है जैसे कि किडनी फेलियर, और फिर किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट भी है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए, कॉस्टली होता है लेकिन हो जाता है, नहीं तो फिर भाई डायलिसिस मशीन है हमारे पास, उसमें आप डायलिसिस के लिए जाइए, वीक में जाइए, 15 दिन में जाइए, जैसे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। तो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिए कितने पानी में थे, हमने कितनी पढ़ाई करी। तो आज ये क्वेश्चन पे अगर बात करें, सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज हमारे सामने हैं। सबसे पहला एमसीक्यू दे रहा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स, तो भाई अच्छे से बता लेंगे कि सबसे जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी की, वो अच्छे से जानते हैं कि वो नेफ्रॉन होता है। क्लियर, क्या है, नेफ्रॉन। आगे क्वेश्चन और देखिए जल्दी। देखिए हमारा ये हो गया। अब देखिए द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इन किडनीज, क्या ना फंक्शन क्या है ग्लोमेरुलस का, तो आप अच्छे से जानते हैं ग्लोमेरुलस जो हमारा है वो बोमेन कैप्सूल के पास लगा हुआ है, और बोमेन कैप्सूल पास ग्लोमेरुलस वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो वहां पर क्या किया जाएगा, ब्लड फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, वाटर रिमूव होगा। इसके बाद कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ वन किडनी ऑफ अ पर्सन इज रिमूव, एक अगर रिमूव कर दी जाए किडनी तो क्या होगा, मैंने बताया था किडनी जब तक दोनों ना खत्म हो जाए तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। एक किडनी अगर चली जाती तो आप जिंदा रहेंगे, भले आपकी वर्किंग स्लो हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाएगा, लेकिन आप जिंदा रहेंगे। तो कह रहा द पर्सन विल डाई, तो नहीं मरेगा तो है नहीं है। यूरिया विल गो ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, या द पर्सन विल सर्वाइव एंड रिमेन नॉर्मल, या यूरिनेशन विल स्टॉप, नहीं भाई पर्सन विल सर्वाइव एंड रिमेन नॉर्मल, नॉर्मल तो रहेगा लेकिन इतना नॉर्मल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप सेकंड को ज्यादा दे प्रेफर कि यूरिया विल गो ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, ब्लड में जाएगी। और तो जहाँ बड़ा एक कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन आंसर बन जाता है, तो यहाँ पर आप टिक कर लीजिए कि यहाँ पर द पर्सन विल सर्वाइव, पर्सन सर्वाइव करेगा और नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करेगा अगर किडनी सही रहती है एक भी। तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन का दूसरा नाम होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, और मेनली कंसर्न्ड विद कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, पैसेज ऑफ यूरिन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस
from glomerulus filtrate, removal of urea from blood. कह रहा है यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर मेनली कंसर्न्ड विद। यूनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन नहीं होगा, पैसेज ऑफ यूरिन नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नहीं भैया, ये भी नहीं होगा। तीसरा होगा रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड, इसका मेन काम है बॉडी से यूरिया को रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सॉल्व करिए, खुद भी अपने आप से आप सॉल्व करिए। देखिए, व्हिच ब्लड वेसल टेक ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, कौन सी ब्लड वेसल जो किडनी से ले आती है? तो मैंने बताया था जब किसी ऑर्गन, किडनी नहीं, किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर ब्लड जा रहा है तो आर्टरी लगा दीजिए, ऑर्गन से बाहर निकलना है तो वेन लगा दीजिए लंग्स को छोड़ करके। तो यहाँ पर क्या कर दिया, रीनल पोर्टल वेन नहीं, गलत है, रीनल वेन। सिंपल सी बात है, किडनी के लिए रीनल टर्म यूज करते हैं, यहाँ पर आ गया रीनल वेन। कह रहा ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल कंस्टिट्यूट, कह रहा ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिलकर क्या बनाते हैं? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैलपिगियन बॉडी या मैलपिगियन कैप्सूल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज एब्सॉर्ब्ड इन डिसेंडिंग। तो मैक्सिमम जो वाटर हो रहा है बेटा वो एब्सॉर्ब होता है कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर सबसे ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब होता है जो बोमेन कैप्सूल के जस्ट बगल में पाई होता है। इन किडनी ट्यूब्यूल सोडियम रीअब्सॉर्ब अकर्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन रेनिन, ADH, amount of sodium in the blood, the hormone aldosterone। हमने पढ़ा था बीच में, किडनी से निकलता है एल्डोस्टेरोन जो सोडियम और पोटेशियम को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने MCQ लगाया। अब एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है। ये देखिए डायग्राम दिया गया और डायग्राम को देखते ही लग रहा है कि हमारे किडनी की नेफ्रॉन है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कह रहा क्वेश्चन नेम द पार्ट लेबल्ड एज 1 to 8, 1 to 8 तक के नाम दे रहे हैं। तो देखिए 1 पे क्या है आपका, 1 कहाँ है मेरे भाई, 1 हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। सेकंड DCT है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, बोमेन कैप्सूल से दूर है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। थर्ड लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले है। फोर्थ PCT है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। फिफ्थ बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल है। 6 हमारी अफरेंट आर्टेरियोल है, अफरेंट आर्टेरियोल है। 8th अगर हम करें तो ये हमारा एफरेंट आर्टेरियोल और ये रीनल आर्टरी में जाके, रीनल वेन में जाके मिल जाएगी। 7th हमारा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब क्या नेम पार्ट दे दिया, अगर वेयर डज अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक प्लेस, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन बड़ा बोमेन कैप्सूल में होता है। व्हिच स्ट्रक्चर कंटेन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, तो भाई हाईएस्ट कंसंट्रेशन यूरिया कहां रहेगी? Which structure contain highest, तो afferent arteriole में highest होता है, afferent arteriole में lower होगा। Normally contain lower glucose कहाँ पर होगा? Solve कर लेंगे। Where is the most of water reabsorb? सबसे ज़्यादा water reabsorb PCT पे। Name the 2 main stages of urine formation, तो यार select ultrafiltration, selective reabsorption। Name the part of the nephron that lies in the renal medulla, तो भाई देखिए ये part जो होता है ये मेडुला में होता है, इसके ऊपर वाला part cortex में, तो सीधे से बात आ जाएगी loop of Henle। State the reason for high hydrostatic pressure in the glomerulus। इस glomerulus में high hydrostatic pressure क्यों होता है? Because the diameter of afferent arteriole is the wider in comparison to efferent arteriole, इसके कारण एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो भाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो जनरेट हो ही जाएगा और बहुत सारी डिसीजेस भी हमें देगा। और इस तरीके से थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड, और ऐसे ही हमारे साथ लास्ट तक बने रहें वीडियो के, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो भाई मुलाकात हम फिर जल्दी करेंगे अपने चैनल साउथ सिटी PCMB पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि हमारे जो भी लेक्चर्स आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।